बेटा आज हम अपना फोर्थ और फाइनल लेक्चर करेंगे स्टडी नोट 12 डिसीजन मेकिंग का जो हमारा चल रहा था सीएमए फाउंडेशन के अंदर। आज फाइनल लेक्चर है हमारा, पूरा ऑफ हो जाएगा आपका सिलेबस इस लेक्चर के बाद। स्टडी 12 में हमने डिसीजन मेकिंग में पहले कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं, टाइप्स ऑफ डिसीजन पढ़ा है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ी हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज बिल्कुल हार्डली 20 मिनट का लास्ट लेक्चर है ये, इसके बाद पूरा ऑफ हो जाएगा 12 लेक्चर। मॉडर्न टेक्निक्स फॉर, एक एक वर्ड पे ध्यान देना। पहले आपको पहले जो पढ़ाया गया है फर्स्ट लेक्चर में, वहां से थोड़ी सी चीजें कंडक्ट होंगी। मॉडर्न टेक्निक्स फॉर नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए इस वर्ड का मतलब है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो टेक्निक्स है सॉरी, ये आपको ये सिखाती है, उस टाइम पे डिसीजन लेना सिखाती है जो नॉन प्रोग्राम्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कुछ होती है प्रोग्राम्ड, जैसे डे बाय डे हमारे पास प्रॉब्लम आनी है तो ये हमें पता है, हम उसके लिए तैयार रहते हैं। कुछ ऐसी होती है नॉन प्रोग्राम्ड बिजनेस के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे टाइम पे पढ़ रहे हो इसको, ये कोरोना वायरस जो है ये क्या पहले से प्री प्लान था कि हर साल ही आता है भैया, मार्च में हर साल आता है तो इसके लिए हमारे पास ये आइडियाज हैं, ये सॉल्यूशन है, इस टाइम पे ये बिजनेस कर लेंगे। नहीं, ये नॉन प्रोग्राम था। कुछ भी हो सकता है आपके साथ। बिजनेस में डे बाय डे चेंजेस आते हैं और कुछ चेंजेस बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जिसको हम गेस नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं नॉन प्रोग्राम। जैसे बेस्ट एग्जांपल है, कोरोना आ गया, लोगों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, एकदम से आ गया, लोग घबरा गए। उस टाइम पे आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं अपने बिजनेस को बचाने के लिए, कैसे ऑपरेट करना है। तो ये होता है बिजनेस के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अचानक से आपका कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक, अचानक से वो प्रोडक्ट बिल्कुल ही आउटडेटेड हो गया, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हो गया, ये पहले से प्री प्लान नहीं था, एकदम से हो गया भाई। मॉडर्न, जो आज की मॉडर्न मैनेजमेंट की बातें होती हैं, मॉडर्न टेक्निक्स फॉर नॉन प्रोग्राम, जो पहले से प्री प्लान नहीं है, उस केस में आपको डिसीजंस कैसे लेने हैं एक मैनेजर को बिजनेस के अंदर। और इतना मैनेजमेंट पढ़ने के बाद बिल्कुल लास्ट यूनिट पे आ गए हो, अगर आप ढंग से लेक्चर्स को देखते हुए आ रहे हो, तो मैनेजमेंट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको ऊपर ले जाने में। एक मैनेजर को यूं ही सैलरी नहीं दी जाती हैवी, वो भी क्योंकि उसी की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में भी जा सकती है और लॉस में भी जा सकती है। जितना ज्यादा वो एक्सपीरियंस्ड होगा, अपने डिसीजन उसके जितने ज्यादा बेटर होंगे, जितना ज्यादा वो ऑब्जर्व करेगा, उतना ही बेटर सॉल्यूशन होगा हमारे पास। पहला होता है, नाम से पकड़ में आएंगे, 3 होंगे लेकिन फिलहाल अभी एक लिखा हुआ है बोर्ड पे तो एक को समझते हैं। मॉडर्न टेक्निक नॉन प्रोग्राम्ड के लिए है। क्रिएटिव टेक्निक्स, नाम से पकड़ में आ रहा है, क्रिएटिविटी दिखानी है यहां पे आपको। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? कुछ नया इनोवेट करना, कुछ नया सोचना, यही तो क्रिएटिविटी होती है। पहले से ही कोई चीज आप सिखा रहे हो किसी को जो हो रखी है, वो क्रिएटिविटी नहीं है। आपने कोई नया थॉट डेवलप करा बिजनेस के अंदर, आपने कोई इनोवेशन करी, उसे बोलते हैं। तो जब हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो नॉन प्रोग्राम्ड है, कोरोना आ गया, अब आपको क्रिएटिविटी दिखानी है, आप इस सॉल्यूशन निकालिए कुछ सोच समझ के, तो ये होता है मैनेजर के पास क्रिएटिविटी टेक्निक। बेसिकली इसमें ब्रेन स्ट्रॉमिंग एक वर्ड आता है, बोल्ड हुए हुए हैं यहाँ पर, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है बोल्ड हुए हुए हैं वर्ड, उन पे ध्यान रखना है कि आपको अपने ब्रेन के अंदर बहुत अच्छे से प्रेशर देना है और उसको चार्ज करना है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जो इस समस्या को हल कर सके, निकालना है। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और सब, जब एक बात बताओ, अगर मेरे को कुछ सोचना है, समझना है, तो मैं अकेले बैठ के सोच रहा हूं तो एक ब्रेन काम कर रहा है। अब वो जो है वो प्रोजेक्ट मैंने 10 लोगों को बताया, 20 लोग बैठ के सोच रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो सबके 20 आइडियाज आएंगे। फिर मैनेजर सोचता है कि इसमें से बेस्ट कौन सा है, क्योंकि यार एक गलत डिसीजन जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डुबा सकता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। क्रिएटिव टेक्निक्स सेंस नॉन प्रोग्राम डिसीजंस जो पहले से डिसाइडेड नहीं है, डोंट हैव ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उनका कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी नहीं होता। जैसे कोरोना वायरस एकदम से आ गया तो बिजनेस सेक्टर बहुत डाउन हुए, तो उसका कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं था। मैनेजर्स हैव टू कम अप विथ क्रिएटिव आइडियाज, कि मैनेजर्स को वर्क करना है क्रिएटिव आइडियाज के साथ ताकि बच के निकल सकूं। क्रिएटिविटी बेसिकली मींस द एबिलिटी टू थिंक ऑफ न्यू, बिल्कुल न्यू सोचना, एंड इनोवेटिव आइडियाज लेकर आओ, तभी आप निकल पाओगे। जैसे कोरोना के टाइम पे कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन आ गई, कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने घर से काम करना शुरू करा, तो बचा है जैसे तैसे, क्रिएटिविटी थी एक टाइप की। द मोस्ट पॉपुलर मेथड टू इनकरेज क्रिएटिविटी इज ब्रेन स्ट्रॉमिंग। वर्ड बोल्ड हो रखा है वो यहां पर, कि दिमाग पर आपको अच्छे से प्रेशर देके कुछ निकालना है। इसमें हम क्या करते हैं ब्रेन स्ट्रॉमिंग में, वही 10-15 लोगों को, जो भी है, लोगों को इकट्ठा करके उनसे आइडियाज लेते हैं और बेस्ट वाले को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन दिस टेक्निक अ ग्रुप ऑफ पीपल, लाइन पूरी बोल्ड हो रखी है, अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर अराउंड, एक साथ मिलते हैं, एंड
थिंक, सोचते हैं कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि सब लोग आइडियाज देते हैं, उसके प्लस माइनस पॉइंट गेस करते हैं और फिर बेस्ट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। गैदर अराउंड एंड थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल आइडियाज, हर पॉसिबल आइडियाज पे बात होती है। कुछ जो होते हैं, सम ऑफ दीज आइडियाज माइट बी आइदर इम्प्रैक्टिकल, जो पहले कभी अप्लाई नहीं हुए, बस लग रहा होता है कि हाँ ठीक है हो सकता है, कभी प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हुआ। However, manager can use inspiration from them, उनसे इंस्पिरेशन लेता है फ्रॉम देम टू कम अप विथ सॉल्यूशन, और फिर सॉल्यूशन के लिए तैयार होता है कि अब हम इससे निकल सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है यार, हम भी लेते हैं डिसीजन, 50 बार सोचते हैं क्योंकि बहुत पैसा लगता है हर चीज़ के अंदर कि भाई सही होगा गलत होगा, कभी पैसा वेस्ट ना हो जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्रिएटिव टेक्निक्स में ये था, सिंपल सी भाषा है, नॉन प्रोग्राम्ड के लिए हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसी समस्याएं जो बिजनेस के अंदर आती है जो पहले से प्रेडिक्टेबल नहीं होती, जैसे कोरोना वायरस एकदम से आ गया, अब उस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, तो यहाँ पर आपको क्रिएटिविटी दिखानी होती है, एक नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आना होता है, जिसके लिए हम ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम करते हैं, लोगों को इकट्ठा करके उनके सॉल्यूशन लेना शुरू करते हैं और बेस्ट वाले को अप्लाई में ले आता है मैनेजर। ये पहला था। अब चलते हैं दूसरे की ओर। देखिए जी, दूसरी टेक्निक है, जैसे पहले हमने क्रिएटिव पढ़ा था, दूसरी है पार्टिसिपेटिव टेक्निक्स। नाम से पकड़ना है आपको। क्रिएटिव में क्या था कि हम लोगों को इकट्ठा करते थे और उससे ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाते थे और नए नए आइडियाज निकालते थे और फिर बेस्ट वाला हम सिलेक्ट करते थे, ये क्रिएटिव में था। पार्टिसिपेटिव में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज को बुलाएंगे, सबको किसी भी डिसीजन मेकिंग में उन सबको इन्वॉल्व करेंगे और उनसे सजेशंस लेंगे, उनसे आइडियाज लेंगे। इसके बहुत फायदे हैं अगर आप ढंग से मैनेजमेंट को ऑब्जर्व करें। कभी भी आपको अपने एम्प्लॉयज को यह फील नहीं करवाना चाहिए कि तू सिर्फ एक नौकर है। सिंपल सी बात बता रहा हूं हिंदी भाषा में, कि तू सिर्फ एक नौकर है, हम मालिक है, ऐसा नहीं। हम सब मिलके एक यूनिट है और हम काम कर रहे हैं, ये फीलिंग दिलानी चाहिए। अगर हम डिसीजन मेकिंग में अपने सारे एम्प्लॉयज को बुलाते हैं तो उसको ऐसा फील होता है कि यार कंपनी हमें इंपॉर्टेंस देती है, कंपनी के बड़े से बड़े डिसीजन में भी हमें बुलाया जाता है और हमारी राय ली जाती है, हमारा सजेशंस लिया जाता है, हमें एक इक्वालिटी की तरह देखा जाता है, जो आपको पहले भी प्रिंसिपल्स में पढ़ाए गए हैं। तो पार्टिसिपेटिव में यही होता है कि कोई डिसीजन लेने के लिए हम सारे एम्प्लॉयज को इकट्ठा करते हैं, उनके आइडियाज लेते हैं, फिर समझ समझ के सबको इन्वॉल्व करते हैं और फिर हम कोई डिसीजन पर पहुंचते हैं। यह भी एक तरीका है, क्योंकि हो सकता है मैनेजर कितना ही क्वालिफाइड हो, लेकिन गलत हो सकता है, लेकिन एक लोअर लेवल का एम्प्लॉयज भी कई बार ऐसा आइडिया दे जाता है जो कंपनी के अंदर वर्क कर जाता है। तो पार्टिसिपेटिव टेक्निक्स, अनदर मेथड दैट मैनेजर्स कैन यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस चैप्टर में आप तक ये समझ चुके हो, एक गलत डिसीजन कंपनी को खराब कर देगा। यूजिंग अ डेमोक्रेटिक अप्रोच, जिसमें हम सबको बुलाकर डिसीजन लेते हैं, इज द पार्टिसिपेटिव टेक्निक। डेमोक्रेटिक वर्ड पहले भी आ चुका है। अंडर दिस मेथड मैनेजर्स एक्टिवली इन्वॉल्व एम्प्लॉयज, लाइन को अंडरलाइन करा है मैंने, इन्वॉल्व एम्प्लॉयज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि जो भी हमारे अंदर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज एक्टिव हैं इस टाइम पे, उन सबको बुलाकर फिर हम उनको प्रोसेस में शामिल करते हैं कि भाई अब हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, आप लोग अपने अपने राय दीजिए कैसे करना चाहिए, ये सब बातें होती है इसमें। मैनेजर्स इनकरेज एम्प्लॉयज टू राइज देयर, इसका मतलब होता है ग्रीवेंस का, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं कंप्लेंट की तरह। कोई भी आपको कंप्लेंट है आप बताइए, एंड सजेशंस दीजिए, अपने सॉल्यूशंस दीजिए कि आपको लगता है ये गलत हो रहा है, तो सब बताइए आप खुल के। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ दिस टेक्निक इज दैट इट फोस्टर, यानी कि इनकरेज करना जो हमें चाहिए उसके लिए, ये मीनिंग होता है फोस्टर वर्ड का। अ सेंस ऑफ टूगेदरनेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, एक गैदरनेस हुआ और एक डिजायर रिजल्ट निकालने की कोशिश हो रही है। सेंस, द एम्प्लॉयज ऑल्सो टेक डिसीजन, कि भाई ले तू डिसीजन, उनको हमने राइट्स दिए हैं कि इतने डिसीजन आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज के लिए हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, बस हमें रिजल्ट ला के दीजिए। दे आर लाइकली टू इम्प्लीमेंट देम विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसका डिसीजन होगा, वो इंप्लीमेंट में ले रहा है तो वो पूरी जिम्मेदारी से काम करेगा, गलती नहीं होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी उसी की होगी, जो आपको पहले भी पढ़ाया गया है। अगर हमने किसी को अथॉरिटी दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसके पास और अकाउंटेबिलिटी भी है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड कमिटमेंट जो है वो करेगा पूरा भाई जैसे तैसे करके, तो ये भी एक टेक्निक है डिसीजन लेने का कि सारे एम्प्लॉयज को बुला कर लेना चाहिए हमें। फर्दर मोर दिस बूस्ट देयर मोरल, बढ़ेगा उसका मोरल, एंड हेल्प्स देम परफॉर्म बेटर
एट देयर वर्क। जितना मोराल बढ़ेगा, जितना इंकरेजमेंट बढ़ेगा, जितनी इंपॉर्टेंस दोगे उसको डिसीजन में, वो उतना ही प्रोडक्टिविटी ला कर देगा। तो एक ये तरीका है कंपनी के अंदर, पार्टिसिपेटिव टेक्निक के अंदर ये काम होता है एम्प्लॉयज़ को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा गेन लेने के लिए, नए आइडियाज़ लेने के लिए गैदर करके, इकट्ठा करके आइडियाज़ लिए जाते हैं। 2 टेक्निक्स मैंने आपको पढ़ा दी हैं, मॉडर्न टेक्निक्स फॉर नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग की बातें हो रही हैं, जो पहले से डिसाइड नहीं होता। तीसरे देखिए जी, तीसरा और लास्ट देखिए इसका जो है, क्रिएटिव हो गया, पार्टिसिपेटिव हो गया, उसके बाद थर्ड वन आता है हेरिस्टिक टेक्निक्स। इसमें क्या होता है, एक वर्ड है जो मैंने नीचे बोल्ड करा है बहुत अच्छे से, ये आपको एक्सप्लेनेशन में जरूर लिखना है, ट्रायल एंड एरर अप्रोच। ट्रायल एंड एरर अप्रोच ये जरूर होना चाहिए एक्सप्लेनेशन में, ये चेक होगा, ठीक है। इसमें सुनिए, कई कॉम्प्लेक्स डिसीजन ऐसे होते हैं, कई बहुत फंसे हुए डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं, बहुत टफ डिसीजन होते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि जो पुरानी टेक्निक्स है हमारे पास, जो सिस्टमैटिक तरीका है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है कि इसके लिए ये सॉल्यूशन है, इस प्रॉब्लम के लिए, कई बार ऐसा नहीं होता यार। बिल्कुल जैसा कि हमने ये टॉपिक ही है मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, कि जिसको हम गेस नहीं कर सकते, जैसे हमने कोरोना का एग्जाम्पल लिया था, तो उस टाइम के हैं ये। तो इसमें ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर होता है इस वाले में, कि आप ट्राई करें, गलत हो गया, फिर कुछ दूसरा ट्राई करें, लाइक दिस, पहले फिर हम इंप्लीमेंट में लाते हैं, छोटे लेवल पे पहले ट्राई करके देखते हैं। दिस टेक्निक्स बेसिकली रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट टेक कॉम्प्लेक्स डिसीजन, बहुत टफ, कोई पहले से हमें गेस नहीं है कुछ भी, कैन नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन, कि सिस्टमैटिक तरीके से हम इसको अप्लाई कर ले, ऐसा कुछ नहीं है कि सही आएगा रिजल्ट। दिस इज बिकॉज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच डिसीजंस आर ऑफन अनप्रिडिक्टेबल, कि हमने जो भी डिसीजन लेंगे, क्योंकि नॉन प्रोग्राम्ड है, नई चीज आई है दुनिया में, कोरोना आया, अब हम कुछ उस पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ टेक्निक्स लगा रहे हैं अपने बिजनेस को बचाने के लिए, तो गलत भी हो सकता है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, बहुत दिक्कत है, बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन है। Therefore, मैनेजर यूज अ ट्रायल एंड एरर, मतलब नाम से पकड़ में आ रहा है, ट्रायल एंड एरर, कि आप ट्राई करें, गलत हुआ, फिर देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे आगे बढ़ता है अप्रोच। इन दिस टेक्निक दे टेक सच स्टेप्स इंडिविजुअली एंड इवेलुएट इट बिफोर मूविंग ऑन फर्दर। आगे बढ़ने से पहले उस पर इवेलुएट करता है, क्या रिजल्ट होगा इसका, थोड़ा सा अप्लाई करके, मैंने बताया ना छोटे स्केल पे। मैनेजर्स कैन यूज साइंटिफिक टेक्निक्स, जो प्रोसीजर है, एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू मेक द प्रोसेस ईजियर। आराम से एक साइंटिफिक तरीका अपनाते हैं ताकि इजी हो काम, टफ ना हो। ट्रायल एंड एरर करता है, छोटे लेवल पे अप्लाई करके देखता है क्या, फिर इवेलुएट करता है कि क्या होने वाला है। तो ये था लास्ट हमारा। ट्रायल एंड एरर का वर्ड जरूर ध्यान रखना इसके अंदर। पहले में क्रिएटिव वाले में क्या था कि आपको ब्रेन स्ट्रॉमिंग, क्रिएटिव माइंड लेकर आना है, लोगों को लेकर आना है, वो अपने आइडियाज देंगे। पार्टिसिपेशन में अपने एम्प्लॉयज को बिठा कर लेना है आइडियाज, उनके सजेशंस लेने हैं, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनका मोराल बढ़ता है, ये होता है। ह्यूरिस्टिक्स टेक्निक्स में क्या होता है, ट्रायल एंड एरर होता है, बिल्कुल नई प्रॉब्लम्स होती हैं, अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो हम छोटे लेवल पे पहले ट्राई करते हैं, गलत हो जाता है, फिर दूसरा ट्राई करते हैं, इस टाइप में इजी बनाते हैं प्रोसीजर को। चलिए, ये हमारे 3 थे इसके अंदर, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ नॉन प्रोग्राम्ड। अब आगे देखते हैं। देखिए जी, लास्ट ये 5 बुलेट पॉइंट्स रह गए हैं छोटे से, देन आपकी बुक खत्म और ये यूनिट भी खत्म। लाइन लिखी हुई है, गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। 5 पॉइंट है, हल्के से बस याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि आप जब एक डिसीजन लेते हैं वो इफेक्टिवली अप्लाई हो, इफेक्टिवली है, उसकी क्या चीजें होती हैं, क्या गाइडलाइंस होती हैं, किन पॉइंटों पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका डिसीजन बहुत इफेक्टिवली है। पहला, मल्टीपल डिसेंट्रलाइज सेंटर, मतलब जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर अपना आइडियाज देते हो, तो वो आपके पास होने चाहिए अच्छे से। मल्टीपल डिसेंट्रलाइज सेंटर होंगे तो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव आइडियाज निकलकर सामने आएंगे। सेकंड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड, एक ही बंदे के ऊपर वर्कलोड नहीं होना चाहिए। आपके पास जितने भी इंप्लॉइज हैं उन सबको पास काम होगा, तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा मोरल से काम करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके आइडियाज सही रहेंगे, सब अपना व्यू देंगे, सजेशंस देंगे, तो इफेक्टिवली काम होगा, सबको काम बांटा हुआ है। ऐसा नहीं एक पे ज्यादा एक पे कम, तो गड़बड़ हो जाएगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किसी भी जगह पे, आप बिजनेस सेंस की बात करें या कहीं पर भी हो, कोई एक नॉर्मल लाइफ भी है, तो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। सही से मैसेजेस, आइडियाज एक्सचेंज होने चाहिए, तभी काम बनेगा। उसके बाद है 4th पॉइंट, एडवाइजरी यूनिट।
एडवाइस करने वाली यूनिट होनी चाहिए जो आपको बताती रहेगी कि ऐसा डिसीजन लेना है, ऐसा लेना है। आप हमें दीजिए, एम्प्लॉयज़ देगा मैनेजर को, मैनेजर एम्प्लॉयज़ को देगा, इस टाइप की चीज़ है। अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, रेगुलेट करवाना उस काम को, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन कैसे रेगुलेट कर रहा है, वो इंप्लीमेंट में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके लिए पूरा एक फ्रेमवर्क होता है जो नोटिस करता है इन सब चीज़ों को। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो अच्छे डिसीजन के लिए ज़रूरी होता है। मल्टीपल डिसेंट्रलाइज सेंटर, जहाँ पे लोग अपने आइडियाज़ दे, वर्क सब पे बटा हुआ हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। उसके बाद नेक्स्ट वन है एडवाइजरी यूनिट हो जो एडवाइस करे, रेगुलेटरी फ्रेम हो जो डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। चलिए यहाँ पर आपका ये स्टडी 12 पूरा कंप्लीट हो गया। हर बार की तरह मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि जिसके पास पीडीएफ अवेलेबल ना हो वो मेरे पर्सनल नंबर पे 9910645699 पे ले सकता है, 9910645699। इसमें पीडीएफ के पीछे ही जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ एज इट इज नोट्स हैं जो बोर्ड पे आपको बताए गए हैं, और साथ में उसी में ही एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स सब कुछ भरा हुआ है पीडीएफ के अंदर। वही उतना ही आपको पढ़ना है एग्जामिनेशन के लिए। सारे ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस जितने यूजफुल हैं वो सारे उस पीडीएफ में डाल दिए गए हैं। बुक से नहीं करना, बुक से कुछ नहीं करना आपको, वो बुक के क्वेश्चन ही वहाँ पीडीएफ में ऐड करें जो बहुत स्ट्रांग है, 99% वाले वो एडिट है उसमें। तो जिस पे ना हो वो उससे ले ले। चलिए गुड बाय, आपका सिलेबस हो गया इस पे खत्म।